देख रहे हैं नेशन व्यू रमेश भट्ट के साथ। नमस्कार। खबरों पर अपना नजरिया बनाने के लिए जानना बेहद जरूरी है कि उसका असर आप पर क्या होता है। तो नेशन न्यू में आज सबसे पहले आपको दिखाते हैं झारखंड के पोटका इलाके से आई एक तस्वीर जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस तस्वीर में एक अधिकारी एक शख्स को जबरन सूखे पत्ते खिला रहा है। जरा आप भी देखिए कैसे ये शख्स भिखारी के मुंह में पत्ते ठूस रहा है। इस अधिकारी की माने सारी संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं। वो बार बार दूसरों से मांगकर गुजर बसर करने वाले इस शख्स को कहता है, गरीब क्या खाता है, सूखे पत्ते। पत्ता और गरीब क्या खाता है? चले 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 बोले गरीब क्या खाता है, सूखे पत्ते। इसे कहते हैं संवेदनहीनता की पराकाष्ठा। बताया जा रहा है कि यह शख्स इस इलाके का पूर्व प्रखंड शिक्षा प्रचार अधिकारी रह चुका है। सोशल मीडिया पर उसकी शर्मसार कर देने वाली हरकत वायरल हुई तो अब सरकार भी सख्त हो चुकी है। झारखंड के शिक्षा मंत्री कार्रवाई का भरोसा दे रही। हाँ, वो हमको मिला है मेरे व्हाट्सएप में। उसको हम पदाधिकारी को कल ही दे दिए थे, तो अभी जा रहे हैं। आज 4 बजे मीटिंग भी है, उसको हम श्योर देखेंगे। वैसे पदाधिकारियों पर हर हाल में कार्रवाई होगी। केस और विवादों में फंसे बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान को आज एक और राहत मिली। काले हिरण के शिकार के तहत आर्म्स एक्ट के 2 मामलों में सलमान को जोधपुर की निचली अदालत ने बरी कर दिया। सलमान को संदेह का लाभ देते हुए कोर्ट ने आरोपों से बरी कर दिया। एक बार फिर बच गया बॉलीवुड का सुल्तान। आर्म्स एक्ट के मामले में बरी हुए सलमान। 18 साल पुराने केस में आज का दिन सलमान के लिए राहत लेकर आया। जोधपुर की एक अदालत ने आर्म्स एक्ट के 2 केस में सलमान खान को बड़ी राहत देते हुए उन्हें बरी कर दिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दलपत सिंह राजपुरोहित ने संदेह का लाभ देते हुए सलमान खान को बरी करने का आदेश सुनाया। इस फैसले के बाद सलमान और उनके चाहने वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। अदालत ने ये माना है 102 पेज के फैसले में कि अभियोजन पक्ष सलमान के विरुद्ध 3/25 और 27 आर्म्स एक्ट के अपराध साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। सलमान खान फैसला सुनने के लिए सुबह 11:40 पर अदालत पहुंच गए थे। इसके बाद कोर्ट में सजा पर फाइनल बहस हुई। अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों पर गौर करने के बाद अदालत ने सलमान को 30 मिनट में पेश होने का आदेश दिया। सलमान के पहुंचते ही जज ने फैसला सुना दिया। संदेह का लाभ देते हुए सलमान को बरी किया गया। इस फैसले के बाद सलमान ने बहन अलवीरा से हाथ मिलाकर खुशी जताई। अदालत के फैसले के वक्त अभिनेता सलमान खान और उनकी बहन अलवीरा और उनके वकील मौजूद थे, लेकिन राहत का फैसला आने के बाद अलवीरा के चेहरे पर खुशी तो दिख रही थी, लेकिन उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। फैसले के बाद सलमान के फैंस की आंखें खुशी से भर आईं। Very very happy. Literally I'm crying right now. I cannot express what exactly is happening with me right now. Very happy. आपको बताते हैं सलमान पर आखिर क्या था ये मामला। सलमान खान पर आरोप था कि फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान 1998 में उन्होंने चिंकारा और काले हिरण का शिकार किया था। साथ ही सलमान पर यह भी आरोप लगा कि उन्होंने ऐसे हथियार रखे जिनके लाइसेंस की मियाद निकल चुकी थी। इन हथियारों से कांकाणी में 2 काले हिरणों का शिकार करने का उन पर आरोप लगा था। अक्टूबर 1998 में आर्म्स एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया गया था। इस एक्ट के तहत 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान है। 3/25 आर्म्स एक्ट और 27 आर्म्स एक्ट के आरोप इस पर थे, उनमें संदेह का लाभ देकर बरी किया गया है। इस फैसले को सुनने के लिए सलमान खान और उनकी बहन अलवीरा मंगलवार शाम को ही जोधपुर पहुंच गए थे। इस मामले से जुड़े दोनों पक्ष की जिरह 9 जनवरी को ही पूरी हो गई थी। अब इस मामले में बरी होने के फैसले से सलमान के साथ साथ उनके परिवार और फैंस ने भी राहत की सांस ली है। जोधपुर से प्रदीप जोशी के साथ टीम न्यूज नेशन। क्या आतंकियों के निशाने पर देश की लाइफलाइन इंडियन रेलवे आ चुकी है?
क्या कानपुर में हुए रेल दुर्घटना महज हादसा थी या फिर आईएसआई के इशारे पर रची गई थी साजिश? मोतिहारी पुलिस के खुलासे के बाद यह सवाल बड़ा होता जा रहा है। एटीएस की टीम मोतिहारी पहुंच चुकी है और अब हादसे में साजिश के सुराग तलाशे जा रहे हैं। नकाब ओढ़े ये चेहरे क्या 150 मौतों के गुनहगार हैं? क्या ये आईएसआई के वो मोहरे हैं जिनके निशाने पर थी लाइफलाइन? क्या इन्होंने सुपारी लेकर ट्रैक को उड़ा दिया? बिहार के घोड़ा सहन रेल ट्रैक बम कांड की तफ्तीश की कड़ियां जैसे जैसे जुड़ने लगीं, एक बड़ी साजिश खुलकर सामने आती दिखी। दरअसल 1 अक्टूबर को बिहार के घोड़ा सहन में इन आरोपियों ने रेल ट्रैक को बम से उड़ा दिया। हालांकि स्थानीय लोगों की जागरूकता और पुलिस की चौकसी से बड़ा हादसा टल गया। पुलिस की माने तो विस्फोटक लगाने का जिम्मा अरुण राम और दीपक राम को दिया गया था। दोनों ने ट्रैक पर आईडी लगाई लेकिन तार नहीं जोड़ा, जिसकी वजह से हादसा टल गया। प्लान फेल होने पर इन दोनों ने पैसे नहीं लौटाए तो नेपाल के जंगलों में इन्हें मार डाला गया। ब्रजकिशोर गिरी जो इस ग्रुप का मुख्य सगना है, इसके द्वारा पैसा देकर ट्रैक पर बम विस्फोट कराकर जो ट्रेन को डिरेल करके और विध्वंसक घटना को अंजाम देने का कार्यक्रम किया गया था। परंतु जो आम जनों की मदद से जो पुलिस के द्वारा तत्परता दिखाते हुए इस बम को जो ट्रैक किया गया था और उसको वहां से हटाकर निष्क्रिय किया गया था तथा विध्वंसक घटना को होने से बचाया गया था। पुलिस चली थी तो 2 लोगों के लापता होने की गुत्थी सुलझाने, लेकिन पूछताछ में बड़ी साजिश की ओर इशारा करने लगी। बताया जा रहा है कि पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपियों ने सख्ती से पूछताछ के बाद पहले घोड़ा सहन और फिर 28 दिसंबर को कानपुर के रूड़ा कांड का सच उगल दिया और अब इनसे पुखराया और दूसरे ट्रेन हादसों के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है। इस संबंध में जो आगे अनुसंधान किया जा रहा है, जो गिरफ्तार जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा इस तरफ इंगित किया गया, इनको और भी अधिक टारगेट्स दिए गए थे, तो जो इनके द्वारा क्या क्या टारगेट दिए गए थे और उनको क्या क्या इनके द्वारा कार्य किया गया है, वो सभी अभी अनुसंधान के विषय। दावा है कि इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड दुबई में बैठा कारोबारी शमशुल हुदा है। शमशुल का लिंक आईएसआई और दाऊद इब्राहिम से जुड़ा बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि शमशुल ने नेपाल के ब्रजकिशोर गिरी उर्फ बाबा के जरिए साजिश रची थी। जाहिर है पुलिस की पड़ताल नेपाल के रास्ते आतंक की बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है। यूपी एटीएस की टीम मोतिहारी पहुंच चुकी है और अब आईएसआई के इन मोहरों से पुखराया और दूसरे रेल हादसों के बारे में पूछताछ की जा रही है। मोतिहारी से रंजीत के साथ टीम न्यूज नेशन। तो मोतिहारी पुलिस का यह खुलासा बेहद संगीन है। इस मामले को अब तक रेलवे के अधिकारियों की भूल माना जाता रहा। पुखराया और रूड़ा रेल हादसे पर कई अधिकारी सस्पेंड हुए। हादसे की जांच भी की जा रही है। बात अगर कार्रवाई की करें तो 20 नवंबर को पुखरायांग में हुए रेल हादसे में 22 नवंबर को ही 5 अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए। झांसी डिवीजन के डीआरएम का तबादला कर दिया गया। इसी तरह 28 दिसंबर को रूड़ा रेल हादसे के बाद भी कईयों पर गाज गिरी। 3 जनवरी को रूड़ा स्टेशन मास्टर समेत 4 को सस्पेंड कर दिया गया। रेलवे अपनी जांच मुकम्मल करने में जुटा है, लेकिन जो खुलासे हो रहे हैं वो एक बड़े खतरे की ओर आगाह कर रहे हैं। ये खुलासा अलर्ट करता है, मुसाफिरों की सुरक्षा के लिए सतर्क करता है। पर सवाल ये है कि कैसे? अब जरा देश के रेलवे सिस्टम को समझ लीजिए। देश में करीब 67,000 किलोमीटर लंबा रेलवे रूट है, तो कैसे इसकी निगरानी की जाएगी? रेलवे के खराब इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच ये सवाल और भी बड़ा हो जाता है कि रेलवे के सेफ्टी कैटेगरी में करीब 1.27 यानी 1,27,000 कर्मचारियों के पद खाली बताए जाते हैं। वहीं ट्रैकमैन, पॉइंटमैन, टेक्नीशियन और स्टेशन मास्टर जिसमें शामिल होते हैं, जो मैन पावर की कमी है। हालांकि रेलवे हमेशा सेफ्टी को सबसे ऊपर रखती है। सेफ्टी कर्मचारियों पर सुरक्षित ट्रेन चलाने का जिम्मा होता है। अगर आप मुसाफिरों की सुरक्षा को लेकर देखें, 2014 में 195 लोग और 2015 में 144 लोगों की हत्या। 2014 में 87 और 2015 में 101 लोगों का अपहरण कर लिया गया। वहीं 2014 में 22 लोगों के साथ रेप की वारदात हुई, तो 2015 में यह आंकड़ा बढ़कर 43 तक पहुंच गया।
लूटपाट की वारदातों की अगर बात करें 2014 में 1040 और 2015 में 1127 लूटपाट के अंजाम को रेलों में अंजाम दिया गया। डकैती 2014 में 75 तो 2015 में 62 डकैती अंजाम दिया गया रेलवे में। देश का बजट आने वाला है और इस बजट के पहले ये एक बड़ा प्रयोग भी है कि रेल बजट इस बार शामिल पेश नहीं किया जाएगा। रेल बजट का एक हिस्सा बजट का हिस्सा होगा। तो वैसी स्थिति में सेफ्टी, सिक्योरिटी और अब सर्विलेंस भी एक बड़ा सवाल होगा, जिस पर बड़े बजटीय प्रावधान की जरूरत देश महसूस करता है और इस दिशा में एनडीए की सरकार को जरूर तुरंत फैसले लेने चाहिए। आईबी और राग के लोग भी जांच में लगे हैं। डीजी, आरपीएफ और आरपीएफ के कई वरिष्ठ अधिकारी मामले को देख रहे हैं। एक बार जांच पूरी हो जाए फिर आधिकारिक रूप से कुछ कहा जाएगा। तो जाहिर है रेल सेफ्टी एक बड़ा मुद्दा है रेल मंत्रालय के लिए। अब बात 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की, और इससे पहले दल बदलुओं की एक पूरी नई फौज सामने आ रही है। हर नेता अपना नफा नुकसान जोड़ रहा है और उसी हिसाब से अपनी रणनीति या यूं कहें अपना ताना बाना बुन रहा है। दंगल से पहले दल बदल ने कई पार्टियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है, लेकिन उत्तराखंड में बीजेपी का मानो कांग्रेसीकरण हो चुका है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी आने वालों की लंबी लिस्ट है और इस लिस्ट में अब खांटी कांग्रेसी रहे एनडी तिवारी भी शामिल हो चुके हैं। हालांकि कांग्रेस के यही बागी नेता बीजेपी में बगावत की बड़ी वजह भी बन सकते हैं, लेकिन अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी का कहना है कि नरेंद्र तिवारी बीजेपी में शामिल नहीं हुए। हां, उनके बेटे रोहित शेखर जरूर बीजेपी में शामिल हो गए। कभी नेहरू के न्योते पर कांग्रेस में शामिल हुए, सियासत के आखिरी पड़ाव पर बीजेपी के दरजा ठहरे हैं। 91 साल के एनडी तिवारी की अमित शाह के साथ इन तस्वीरों के पीछे की पटकथा किसी खास किरदार के लिए लिखी गई है, और ये किरदार कोई और नहीं बल्कि उनका अपना बेटा रोहित शेखर है, जिसे नारायण दत्त तिवारी ने लंबी लड़ाई के बाद कबूल किया। लेकिन अब तो आलम यह है कि वो इसी बेटे की आगे की हर लड़ाई आसान कर देने पर आमादा हैं। तिवारी खांटी कांग्रेसी माने जाते रहे हैं। 3 बार कांग्रेस की ओर से यूपी की कमान संभाली और फिर उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन सियासत के नब्ज टटोलकर अब वो बीजेपी के पाले में आ गए हैं। क्या होगा, कैसे होगा, मैं तो इतना ही कह सकता हूं, मैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। वो क्या कर रहे हैं उनको खुद मालूम है, ये नहीं मालूम है, इसकी जानकारी मुझे नहीं। कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाने वाली बीजेपी को अब लगता है इससे कोई परहेज नहीं रह गया। लेकिन तिवारी अकेले कांग्रेसी नहीं जो कमल के पाले में हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस के कई कद्दावर भी हाथ का साथ छोड़ चुके हैं और इन नेताओं को बीजेपी में खासी तरजीह भी दी जा रही है। कांग्रेस के बागी सुबोध उनियाल को बीजेपी ने नरेंद्र नगर से, कुंवर प्रणव सिंह को खानपुर से, हरक सिंह रावत को कोटद्वार से, विजय बहुगुणा के बेटे सौरभ बहुगुणा को सितारगंज से, रेखा आर्य को सोमेश्वर से, शैलेंद्र मोहन सिंघल को जसपुर से, शैला रानी रावत को केदारनाथ से, उमेश शर्मा काऊ को रायपुर से, प्रदीप बत्रा को रुड़की से, यशपाल आर्य को बाजपुर और उनके बेटे संजीव आर्य को नैनीताल से टिकट दिया गया है। जबकि एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर को हल्द्वानी से टिकट दिए जाने की अटकलें हैं। 5 साल बाद सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी ने अब कांग्रेस के इन्हीं बागी नेताओं पर बड़ा दांव लगाया है, लेकिन बीजेपी के घर में घमासान तेज होता दिख रहा है। कई नेता बगावत का बिगुल फूंक रहे हैं। परसों तक ये कहा गया कि तुम्हारा टिकट हो रहा है। ये मैं कार्यकर्ताओं पर आधारित हूँ। मुझे अगर चुनाव में जाना पड़ेगा तो निश्चित तौर पर जाएंगे जनता के हित के लिए। कपकोट विधानसभा और बागेश्वर विधानसभा, इन दोनों जनपदों में जो टिकट वितरण हुआ है वो कार्यकर्ताओं की भावनाओं के विपरीत हुआ है। ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है जिन लोगों ने मंत्री रहते हुए, विधायक रहते हुए कभी किसी कार्यकर्ता का काम नहीं किया। दल बदल का ये दौर कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि उनका क्या जो एक ही पार्टी का दामन थामे अपनी जिंदगी खपा देते हैं। चुनावी बिसात पर जब ऐसे कार्यकर्ताओं और नेताओं की अनदेखी होती है तो कई बार बगावत का अंदरूनी करंट बाजी का पासा पलट भी देता है। दिल्ली से रविकांत के साथ टीम न्यूज नेशन। और अब नेशन न्यूज में बात करते हैं तमिलनाडु में जो प्रदर्शन चल रहा है। जल्लीकट्टू को लेकर तमिलनाडु में प्रदर्शन तेज हो गया है। चेन्नई के मरीना बीच पर हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स और नौजवान पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं राज्य भर में विरोध को देखते हुए सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है।
समंदर किनारे हजारों का हुजूम, सड़कों और बसों पर प्रदर्शनकारियों का हंगामा और रेत में गर्दन तक धंसा हुआ शख्स। ये तस्वीरें तमिलनाडु की हैं, जहां जल्लीकट्टू को जारी रखने के लिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य भर में जल्लीकट्टू के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे। चेन्नई से लेकर मदुरै तक हंगामे की तस्वीरें नजर आई। चेन्नई के मरीना बीच पर हजारों लोग इकट्ठे हुए। इनमें ज्यादातर स्टूडेंट्स और युवा थे। इन लोगों ने पोंगल से पहले जल्लीकट्टू का आयोजन न होने को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। 4 दिन की छुट्टी के बाद आज भी आप देख सकते हैं कि मरीना बीच में कानम पोंगल के दिन जितना भीड़ था उसी प्रकार का भीड़ हम आज यहाँ पे मरीना बीच में देख सकते हैं। और ये कानम पोंगल सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए भीड़ नहीं है, ये साफ तौर पर जल्लीकट्टू के लिए इकट्ठे हुए भीड़ है। ये हम बता दें आपको कि तमिलनाडु में तमाम ऐसी जगहों में जो सिटीज़ कहे जाते हैं, तिरुचि, मदुरई, सेलम, नामक्कल और तिरुनेलवेली, चेन्नई, सब जगहों में इंपॉर्टेंट सिटीज़ में इतने सारी भीड़ है यहाँ पे। इससे पहले भी ये छात्र और युवा अपनी मांगों को लेकर पूरी रात मरीना बीच पर बैठे रहे। रात भर ये लोग मोबाइल फोन की रोशनी के सहारे प्रदर्शन करते रहे। कोयम्बटूर में भी सैकड़ों लोग विरोध के लिए घरों से बाहर निकल आए। उधर मदुरै जिले के अलंगनाल्लूर में जल्लीकट्टू के समर्थन में प्रदर्शन करने वालों की गिरफ्तारी की खबर फैलने के बाद यहां सुबह से ही प्रदर्शन शुरू हो गए। वहां नमक्कल जिले में वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार करने की घोषणा की है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में जारी प्रदर्शन के चलते ट्रैफिक भी ठहर सा गया है। इस बीच मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में जल्लीकट्टू के आयोजन पर मई 2014 से रोक लगा दी है। इसके बाद से ही लोग केंद्र सरकार से जल्लीकट्टू के आयोजन के लिए जरूरी कानूनी कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। श्री प्रपंच, न्यूज नेशन, चेन्नई।